हेलो डिफेंस एस्पिरेंट्स, वेलकम टू सेंचुरियन डिफेंस एकेडमी। जय हिंद। मैं आपका स्वागत करता हूं हमारे सेंचुरियन डिफेंस एकेडमी के यूट्यूब चैनल में। आज बच्चों हम आपके लिए लेके आए हैं IF-Y ग्रुप या XY ग्रुप। आप अगर Y ग्रुप की बात करूं तो उनके लिए मैथमेटिक्स और XY ग्रुप की बात करूं तो उनके लिए रीजनिंग का पार्ट है ये। सैंपल क्वेश्चंस हम लेके आए हैं ताकि आपकी तैयारी में हम और अपना कंट्रीब्यूशन दे सकें। बहुत ही अच्छा सैंपल पेपर मैं आपके लिए लेके आया हूं। क्वेश्चन पेपर है मैथमेटिक्स का, जिससे आपकी तैयारी में और बल मिलेगा। मैं इस सैंपल क्वेश्चन पेपर ये जो है इसको मैंने इस तरीके से डिजाइन किया है कि आपके जो जो चैप्टर्स आते हैं आपके एग्जाम में उसको मैंने इसमें कवर किया है और उसी तरीके से इसको मैंने फॉर्मेट किया है। जिस चैप्टर से जितने क्वेश्चन आते हैं, वैसे तो हालांकि ज्यादातर यही होता है, ऑन एन एवरेज हर चैप्टर से एक एक क्वेश्चन आते हैं, बट फिर भी कभी कभी किसी चैप्टर से दो भी आ जाते हैं। ठीक है, तो डोंट माइंड, उस बात को इतना ध्यान नहीं देना है। मैंने इसमें जो क्वेश्चंस के लेवल रखे हैं वो इस तरीके से रखे हैं ताकि आपकी तैयारी बहुत अच्छे से हो। मतलब जैसा पेपर में पूछा जाता है, IF-Y ग्रुप हो या XY ग्रुप की रीजनिंग हो, उसमें जैसा पूछा जाता है उस क्वेश्चन के लेवल से हल्का सा मैंने ऊपर रखा है ताकि आपको भी क्वेश्चन करने में मजा आए। और अगर इस लेवल के क्वेश्चंस, मैं दावे के साथ कह सकता हूं, जो क्वेश्चंस मैंने दिए हैं इस लेवल के क्वेश्चंस अगर आप कर ले रहे हो कम से कम समय में, जो समय आपको अलॉटेड है। मेरी पहली वीडियो आपने देखी होगी, सबसे पहली वीडियो में मैंने सब कुछ बताया था कि कितना टाइम आपको चाहिए होता है पेपर को करने के लिए। ठीक है, तो अगर जितने कम से कम समय में आप इन क्वेश्चंस को कर लेते हो तो यकीन मानिए जब आप IF के Y ग्रुप के या फिर XY ग्रुप के आप पेपर को देने बैठोगे तो उस क्वेश्चन पेपर के जो क्वेश्चंस होंगे वो आप चुटकी बजाते सॉल्व कर लोगे या फिर बिल्कुल मिनिमम टाइम में कर लोगे। इस बात का विश्वास मानिए। तो इस लेवल का मैंने क्वेश्चंस इसमें रखे हैं। ठीक है, तो चलिए हम बिना किसी देरी के शुरुआत करेंगे। हम ज्यादा कुछ इतनी बातचीत नहीं करेंगे क्योंकि आप हमसे वाकिफ हैं, हम आपसे वाकिफ हैं, आप सेंचुरियन डिफेंस एकेडमी से वाकिफ हैं। साथ ही साथ मैं ये भी कहूंगा, अगर किसी को किसी भी तरह की हेल्प चाहिए, अगर आप चाहते हैं हमारी सेंचुरियन डिफेंस एकेडमी को ज्वाइन करना, हमें ज्वाइन करना, आप मुझसे पढ़ना चाहते हैं, आपको मेरे द्वारा बताए हुए ट्रिक्स या फिर मेरे पढ़ाने का तरीका आपको अच्छा लगता है, तो आप हमारे सेंचुरियन डिफेंस एकेडमी के हेल्पलाइन नंबर पर कॉल करके सारी जानकारी ले सकते हैं। आपकी फ्री ऑफ कॉस्ट सबसे बेस्ट तरीके से काउंसलिंग की जाएगी, इस बात का मैं वादा करता हूं। ठीक है, तो चलिए बिना किसी देरी के हम शुरू करते हैं मैथमेटिक्स में और हम क्वेश्चंस करेंगे। आप यूं समझ लीजिए कि एक सैंपल पेपर है पूरा, आप IF-Y ग्रुप का एक पेपर ही दे रहे हो। ठीक है, तो हम करते हैं क्वेश्चंस को। क्वेश्चंस के लेवल बहुत अच्छे हैं, कोई इतना ऐसा घबराने की जरूरत नहीं है कि ये बहुत इजी क्वेश्चंस हैं, मॉडरेट लेवल के हैं और IF-Y ग्रुप के रियल पेपर से थोड़े से तो अच्छे क्वेश्चन है। ठीक है, तो सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने ये है, फाइंड द वैल्यू ऑफ A एंड B इफ 5 + 2√3 अपॉन 7 + 4√3 इज इक्वल टू A + B√3। A और B का मान ज्ञात करना है। यदि कंडीशन यहाँ पे दी हुई है 5 + 2 करनी में 3 बटे 7 + 4 करनी में 3 और इक्वल टू इसका मान दिया है क्या, A + B करनी में 3 यानी कि √3। तो देखिए ऐसे क्वेश्चन को जब भी करना हो, सामने एक तरफ लिखा है A + B√3, तो सीधा सीधा हमारा दिमाग एक ही चीज पे फोकस होना चाहिए कि हमारा दिमाग सीधा एक ही चीज पे फोकस होना चाहिए कि हमें क्या करना है। ये A + B√3 है, इस फॉर्मेट में हमें इसको बनाना है। जो लेफ्ट हैंड साइड में दिया हुआ है करनी में मान, इसको हमें इस राइट हैंड साइड वाले फॉर्मेट में बनाना है। और जैसे ही इस फॉर्मेट में बन जाएगा तो हम A और B का मान इधर से कंपेयर करके बता देंगे। हमारा सीधा सा फंडा यही होता है। ठीक है, तो देखिए ये जो चैप्टर है, आप ये देखो, ये वाला जो रूट दिया हुआ है क्या, 5 + 2√3 अपॉन 7 + 4√3, इसको आप जब सर्ड एंड इंडिसेस चैप्टर पढ़ोगे, जो घात और घातांक होता है, उस चैप्टर में मैं जो पढ़ाता हूं तो बताता हूं कि इसका रेशनलाइजेशन कैसे करते हैं। रेशनलाइजेशन मतलब परिमेयीकरण, हर का हम परिमेयीकरण करते हैं। ठीक है, और फिर वैल्यू को निकालते हैं। तो भाई यहाँ पे क्या लिखा है, 7 + 4√3, तो सीधा सीधा बताइए इसका कॉन्जुगेट मतलब इसका जो संयुग्मी होगा वो क्या होगा, 7 - 4√3। और इसी से हम क्या करेंगे, थोड़ा सा मैंने ये चीज लिख दिया, ये थोड़ा माइंड मत करिएगा, हल्का फुल्का कभी निशान गड़बड़ हो जाता है। ठीक है, तो 7 - 4√3, इससे हम गुणा करेंगे किसमें, फिर ऊपर और नीचे दोनों तरफ कंजुगेट से हमने गुणा किया, 7 - 4√3 से ऊपर और नीचे। तो अब देखिए गुणा करेंगे तो क्या बनेगा, ये बनेगा 7 से 5 में गुणा किया तो आएगा 35। ठीक है, 5 से 7 में गुणा किया 35 आया, फिर इसमें गुणा करेंगे तो आएगा -20√3 यानी 20√3। 2√3 का इसमें मल्टीप्लाई करेंगे आएगा 7 दूना 14√3 और -4√3 का 2√3 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 दूना 8 और √3 3 हो जाएगा, तो हो जाएगा कितना, 24 प्लस माइनस माइनस -24 बटे
नीचे क्या मिलेगा, ये देखिए ये है एक एल्जेब्रिक फॉर्म है, a प्लस इसको मैं पूरा b मान लूं तो ये a प्लस बी और a माइनस बी, या फिर यूं कह लीजिए x प्लस वाई और x माइनस वाई दिख रहा है, तो x प्लस वाई एक ब्रैकेट में x माइनस वाई, ये मिला के हो जाता है क्या, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, दोनों का गुणनफल है। एलजेब्रा के फॉर्मूले आपके याद होंगे, तो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, तो 7 का स्क्वायर कितना होगा 49 माइनस 4√3 का स्क्वायर, तो 4√3 का 4 का स्क्वायर करेंगे तो 16 आएगा, √3 का स्क्वायर करेंगे तो 3 आएगा, 16 तिया कितना हो जाएगा 48 हो जाएगा। ठीक है, 16 तिया 48 हो जाएगा। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो नीचे मिल जाएगा 1, 49 माइनस 48 1 से डिवाइड करेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, सीधा हम ऊपर वाली वैल्यू लिखते हैं। ठीक है, हम सीधा ऊपर वाला मान लिखते हैं, ऊपर वाला मान लिखेंगे तो क्या होगा 35 माइनस 24 कितना आ जाएगा 11, 35 माइनस 24 कितना होगा 11, माइनस 20√3 प्लस 14√3, दोनों को जोड़ेंगे तो ये माइनस वाली वैल्यू ज्यादा है, प्लस वाली वैल्यू कम है, कितना आ जाएगा माइनस 6√3 6√3, और नीचे तो 1 है तो 1 से डिवाइड करेंगे तो हमें यही मिलेगा। आप देखो ये a प्लस b√3 दाहिनी तरफ था, लेफ्ट वाले को हमने सॉल्व किया तो 11 माइनस 6√3 मिला। कंपेयर कर देना है सीधा, a की वैल्यू कितनी हो जाएगी 11, b की वैल्यू कितनी हो जाएगी -6, क्योंकि यहाँ पे प्लस है यहाँ पे माइनस है। अगर आप इसको लिखना चाहोगे तो ऐसे लिख सकते हो 11 प्लस -6√3, ऐसे आप लिख सकते हो। जब ऐसे लिखोगे तो देखो 11 आपका a हो जाएगा और b हो जाएगा -6, तो कौन सा ऑप्शन सही होगा, a फॉर 11 एंड b फॉर -6, यानी कि सी ऑप्शन आपका सही जवाब होगा, a बराबर 11 b बराबर -6। ठीक है, आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। सिंपल रेशनलाइजेशन का क्वेश्चन था, परिमेयीकरण का क्वेश्चन था, जो कि घात और घातांक वाले चैप्टर में पढ़ाया जाता है। जब नंबर सिस्टम आप पढ़ोगे उसी में ये चैप्टर को इंक्लूड किया जाता है, सिंप्लीफिकेशन में। ठीक है, तो सिंप्लीफिकेशन में मैं आपको ये चीजें पढ़ाऊंगा, अगर आप हमारे सेंचुरियन डिफेंस एकेडमी में मेरे से पढ़ना चाहेंगे तो। फिर नेक्स्ट है अगला क्वेश्चन आपके सामने, ये है जो कि एवरेज का क्वेश्चन है। क्या, एवरेज ऑफ 50 ऑब्जर्वेशंस इज 36, 50 ऑब्जर्वेशंस, 50 यूं समझ लीजिए कि टर्म्स है, पद हैं, ऑब्जर्वेशंस है, जिनका क्या है एवरेज हमारा 36 है। फिर क्या करें, इट वाज फाउंड लेटर दैट एन ऑब्जर्वेशन 48 वाज रॉन्गली टेकन एज 23। एक ऑब्जर्वेशन 48 होना चाहिए था लेकिन हमने उसको गलती से 23 लिख लिया है। 48 होना चाहिए था लेकिन हमने उसको गलती से 23 लिख लिया है। अब हमें क्या करना है कि करेक्ट एवरेज फाइंड करिए ऑब्जर्वेशंस का, मतलब अब उस 23 को निकालो, जो गलती से दे दिया था वो 23 को निकालो, और 48 जो कि सही था उसको वापस उसमें रखो, और बताओ कि अब एवरेज क्या होगा, अब एवरेज क्या होगा ये हमें बताना है। ठीक है, तो और हिंदी में अगर मैं इस क्वेश्चन को पढ़ दूं तो सीधी सी बात है, 50 प्रेक्षणों का औसत कितना है 36 है। बाद में यह पाया गया कि एक प्रेक्षण 48 को गलती से 23 ले लिया गया है। प्रेक्षणों का सही औसत ज्ञात कीजिए। तो देखिए ऐसे क्वेश्चन को करने का तरीका क्या है, ऐसे क्वेश्चन को जब भी करना हो तो जो गिवन है पहले उसमें पदों का योग ज्ञात कीजिए। अब बताइए ऑब्जर्वेशंस 50 हैं तो आपको पता है पदों का योग क्या होता है, पदों की संख्या गुणे उनका एवरेज। पदों का योग क्या होता है, सम ऑफ टोटल टर्म्स क्या होता है हमेशा, सम ऑफ टोटल टर्म्स मतलब कुल पदों का योग, कुल पदों का योग इज इक्वल टू नंबर ऑफ टोटल टर्म्स, नंबर ऑफ टोटल टर्म्स, जितने पद होते हैं वो पूरे पदों की संख्या गुणे क्या हो जाता है उनका एवरेज, गुणे क्या होता है उनका एवरेज। ये होता है हमारा फॉर्मूला। तो सबसे पहले 50 और 36 का हम गुणा करेंगे, ये 50 और 36 का जब हम गुणा करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, आप देखो 50 गुणे 36 करोगे तो क्या मिलेगा, 50 गुणे 36 करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, 5 या 15 150, 5 6 30 180, यानी कि ये यहां से 1800 मिलेगा। ठीक है, 1800 हमें मिलेगा 50 गुणे 36 करने पे। तो ये 1800 बताओ, जब 50 पदों का योग आया तो ये योग कितने का है, ये कितने 50 पदों का है। लेकिन साथ में ध्यान रहे इसमें हमें क्या शामिल किया हुआ है, 23 शामिल किया है, जो कि गलती से ले लिया गया था। इसमें 23 शामिल है, जो बाकी 49 पद जो है वो तो सही है, 49 पद सही है, बस एक पद इसमें गलत ले लिया गया, क्या 23। तो मैं क्या करूंगा, इस पदों के योग में से 23 को माइनस करूंगा। पहले 23 को बाहर निकाला, ये देखिए यहां तक मैंने क्या किया, इन 50 पदों के योग में से 23 को मैंने बाहर निकाल लिया। अब सही वाला अंदर करूंगा, तो सही वाला क्या था 48, तो 48 मैंने इसमें ऐड कर लिया, सही वाले को अंदर कर लिया। तो एक बात बताइए, एक पद मैंने बाहर निकाला था, फिर से एक पद अंदर कर दिया, तो अब ये पूरा जो ऊपर आ गया ये क्या आएगा, फिर से 50 पदों का ही तो योग हो गया ना। क्यों 50 पद हो गए, ये 50 पदों का योग था, इसमें से एक पद को मैंने बाहर निकाल दिया, फिर एक पद को वापस अंदर कर दिया, तो कुल मिला के अभी भी तो 50 पद ही है ना। तो ऊपर क्या हुआ, पदों का योग और नीचे पदों की संख्या 50 से जैसे ही भाग देंगे तो हमें क्या मिलेगा, एवरेज। वही एवरेज क्या होगा, सही एवरेज।
तो करके देखिए, 48 में से 23 घटाएंगे तो कितना मिलेगा? 25। 48 में से 23 घटाए 25 मिलेगा, जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 1825। ठीक है, 1825 नीचे हो जाएगा 50, 25 से काटा 25 दूना 50, 25 से इसको काटा 25 छके 150, 25 सत्ते 175, बचेगा 7 और फिर यहाँ 75, तो 25 यहाँ 75, 73/2, 73/2 की मान निकालिए क्या होगा? 73/2 करेंगे तो 36 दूना होता है 72, 36.5। ठीक है, 36.5। आंसर कौन सा सही होगा? डी ऑप्शन विल बी योर राइट आंसर, राइट ऑप्शन। ठीक है, डी ऑप्शन आपका सही जवाब होगा। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया, बहुत आसान क्वेश्चन था। जब भी ऐसे सवाल दिया हूं बच्चों, ये सब फॉर्मूला मैंने लिख के बताया ताकि आपको ध्यान में आए, आपको समझ में आए। कुछ नहीं करना है, सीधा इन दोनों का गुणा करना है जो गिवन है, गलत वाले को हटा देना है, घटाना है, सही वाले को जोड़ देना है और नीचे उन्हीं पदों की संख्या यानी 50 से भाग दे देना है, आपका आंसर आ जाएगा। सीधा सीधा काम करना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने है ये, अ मैन स्पेंड्स 75% ऑफ हिज इनकम इफ हिज इनकम इंक्रीजेस बाय 20% एंड his expenditure increases by 10%, then find the percentage increase in his savings। ठीक है, एक आदमी अपने कमाई का 75% खर्च करता है, यदि उसकी कमाई 20% तथा खर्चे 10% बढ़ जाए तो उसके बचत में कितना प्रतिशत की वृद्धि होगी, हमें ये बताना है। तो भाई सीधी सी एक बात बताओ, कभी भी जो परसेंटेज हम मान निकालते हैं, परसेंटेज वृद्धि क्या होता है? वृद्धि प्रतिशत, वृद्धि प्रतिशत इज इक्वल टू क्या? वाकई में वृद्धि, जो वृद्धि हुई रहती है, वृद्धि मतलब जो बढ़ा रहता है, ये हो एक तरीके से इंक्रीज वैल्यू, इंक्रीज इनटू परसेंटेज, मतलब परसेंटेज इंक्रीज जो है वो क्या होगा? वास्तव में जो इंक्रीज की वैल्यू होगी, जितना इंक्रीज हुआ होगा वो बटे नीचे क्या, जो वैल्यू गिवन है आपकी, मतलब जो मूल वैल्यू है, जो फंडामेंटल वैल्यू है। ठीक है, ये फंडामेंटल वैल्यू हो गई और इनटू क्या? 100। ये होता है सिंपल फॉर्मूला होता है। परसेंटेज में कन्वर्ट करने का यही तो तरीका होता है, बीच का गैप निकाला, जो डिफरेंस है वो निकाला, इंक्रीज जितना हुआ, नीचे जो मूल वैल्यू फंडामेंटल उसकी वैल्यू है पहले से गिवन, वो इनिशियल वैल्यू इनटू 100 किया, तो ये तो फॉर्मूला लगेगा। लेकिन पहले हम इस क्वेश्चन को ब्रेक करते हैं। अ मैन स्पेंड्स 75% ऑफ हिज इनकम कह रहा है कि अपनी कमाई का 75% क्या करता है? खर्च करता है। अपनी कमाई का 75% खर्च करता है, तो मैं मान लेता हूं उसकी जो कमाई है, इनकम है, वो 100 है। ठीक है, 100 यूनिट है। मैं यूनिट में चीजों को मानूंगा, बाद में चीजों को कंपेयर करके आंसर इसका निकालूंगा। ठीक है, मैं देखिए बता रहा हूं क्लासरूम में मैं किस तरीके से बच्चों को क्वेश्चन कराता हूं। यूं क्वेश्चन सॉल्व होते हैं, 1-1 मिनट के अंदर, 30-30 सेकंड के अंदर क्वेश्चन सॉल्व होते हैं, कॉपी पे फटाफट। मैंने मान लिया इनकम जो है, आई फॉर इनकम 100 है, 100 यूनिट है इनकम। ठीक है, कितनी है? 100 यूनिट इनकम है। अब बताओ 75% खर्च कर देता है, स्पेंड कितना कर रहा है? स्पेंड कितना कर रहा है? 75%। तो 100 का 75% कितना होगा? 75। 100 का 75% कितना होगा? 75 इतना खर्च करता है। अब 75% खर्च कर दिया, अब क्या कह रहा है? इफ हिज इनकम इंक्रीजेस बाय 20%। ठीक है, इनकम अब उसकी इंक्रीज करके हो जा रही है 20% और बढ़ा दी जा रही है। इनकम पहले कितना था? 100, 20% और बढ़ा दिया, तो बताओ 100 का 20% कितना होगा? 20। 100 का 20% तो 20 ही होगा ना, तो उस 20 को और इसमें जोड़ देंगे तो बढ़ जाएगी इनकम। कितनी हो जाएगी? फाइनल इनकम बताओ। ये आपकी इनिशियल इनकम है। ठीक है, ये फाइनल इनकम कितनी हो जाएगी? 120 यूनिट हो जाएगी ना, 120 यूनिट, 120 यूनिट हो गई। फिर क्या कह रहा है? हिज एक्सपेंडिचर इंक्रीजेस बाय 10%। जो उसका एक्सपेंडिचर है, एक्सपेंडिचर का मतलब खर्च ही होता है, तथा खर्चे 10% बढ़ जाए। अभी तक खर्चा कितना कर रहा था? 75। अब 75 का 10% और बढ़ा दो, तो 75 का 10% कितना होगा? 7.5। 75 का 10% कितना होगा? 1/10 कितना होगा? 7.5। उतना और बढ़ा दो, तो जो खर्चे हैं आपके फाइनल वो कितने हो जाएंगे? 75 में 7.5 जोड़ोगे तो आएगा 82.5। ठीक है, ये आप इनिशियल मान लो कि ये इनिशियल खर्चे है। ठीक है, ये इनिशियल खर्चा है। थोड़ा सा कभी कभी पेन चलने में दिक्कत हो जाती है, डोंट माइंड। ये इनिशियल खर्चा है और ये फाइनल खर्चा है। अब हमें क्या करना है? बताना है कि उसके बचत में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी, मतलब कितने परसेंट इंक्रीज हुआ उसकी सेविंग्स में। तो एक बात बताओ, यहां पे सेविंग्स कितनी हो रही थी? सेविंग्स, अब देखो सेविंग्स, ओके, यहाँ पे सेविंग्स में निकालूं, कौन सा सेविंग्स? इनिशियल सेविंग कितना है? 100 में से 75 घटाओगे तो कितना होगा? 25। सेविंग्स कितनी कर रहा है? 25 कर रहा है। और यहां पे बताओ सेविंग्स कितनी है? यहां पे सेविंग्स आपकी निकालू मैं, कितनी होगी? सेविंग्स फाइनल, सेविंग्स आपकी फाइनल, तो फाइनल सेविंग्स कितनी होगी? 120 में से 82.5 घटाओ, कितना आएगा? 120 में से 82.5 घटाओ, 120 में से अगर 80 घटाएंगे तो 40 होगा, और 40 में से फिर 2.5 और घटा दो तो होएगा कितना? 37.5। ठीक है,
37.5 होगा आपका क्या, बचत। तो फाइनल सेविंग्स इतनी है, इनिशियल सेविंग्स इतनी है, तो अब बताओ यहां से कितनी सेविंग्स बढ़ी। देखो वृद्धि निकालना है हमें, इंक्रीज्ड वैल्यू, ये इतना अलग कर दीजिए, हमें वृद्धि निकालनी है। तो बताओ 37.5 से 25, मतलब 25 से 37.5 कितना बढ़ गया, 12.5 बढ़ गया, 12.5 बढ़ गया, बटे फंडामेंटल वैल्यू, मतलब जो पहले वैल्यू थी, जो पहले गिवन थी इनिशियल वैल्यू कितनी है 25, तो यहाँ पे हमने रखा 25 गुणे 100। 12.5 से यार काटेंगे तो 12.5 गुना हो जाएगा 25, 2 से काटेंगे कितना आ जाएगा 50%। ठीक है, मान कितना होगा 50% आपका आंसर होगा। ठीक है, 50% विल बी योर राइट आंसर, सी ऑप्शन। ठीक है, मैंने 100 माना, 100 से 75 हो गया, 75 से सेविंग्स 25 हो गई, खर्चे 75 थे तो सेविंग्स 25 हो गई, फिर जिस तरीके से बोला उतने परसेंट वैल्यू बढ़ाई, कैलकुलेट किया, मान निकाला, सीधा सीधा सवाल लग गया। ठीक है, अब देखिए अगला सवाल हम आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने ये है, सिंप्लीफाई द फॉलोइंग, इसको सरल करना है। आपके सामने एक एक्सप्रेशन दिया हुआ है, इसको क्या करना है, सरल करना है। तो सरल करने का हमारा तरीका क्या होता है, रूल क्या होता है, वी बॉड मास, वी बॉड मास, ये रूल होता है। वी फॉर क्या होता है, विनकुलम, वी फॉर होता है विनकुलम, जिसको लाइन ब्रैकेट भी बोलते हैं या बार बोलते हैं। कभी कभी एक्सप्रेशन के अंदर ऊपर एक बार दिया होता है, ठीक है, तो वो बार वाली चीज को पहले सॉल्व करते हैं। ये हमारा ऑर्डर होता है सॉल्व करने का, ये इस डायरेक्शन में हमारा ऑर्डर होता है। सबसे पहले विनकुलम को सॉल्व करेंगे, फिर ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, फिर ओ फॉर होता है ऑफ, उसको सॉल्व करते हैं, फिर डी फॉर डिवीजन, एम फॉर मल्टीप्लीकेशन, ए फॉर एडिशन और एस फॉर सब्ट्रैक्शन। इस तरीके से हम सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम आ जाते हैं इसमें, देखें V यानी विनकुलम कहीं भी नहीं है, कहीं बार नहीं है। नेक्स्ट आते हैं B ब्रैकेट, ब्रैकेट भी कहीं नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, छोड़ दीजिए। आगे आ जाइए O फॉर ऑफ यानी का के की, कहीं भी नहीं है, का के की या ऑफ कहीं भी नहीं है, उसको भी छोड़ दिया। अगला आया डिवीजन, डिवीजन देखा तो मुझे यहाँ पे डिवीजन मिला, ये पार्ट मुझे डिवीजन मिला 171/19। तो 19 से 171 में जब हम भाग देंगे तो कितना मिलेगा, 19 नवा होता है 171, 19 नवा होता है 171, तो 9 मिला। अब आगे वाले एक्सप्रेशंस को वैसे ही लिख दीजिए। ठीक है, आगे वाले एक्सप्रेशंस को वैसे ही लिख दीजिए। मैंने सिर्फ इसको डिवाइड किया क्योंकि डी फॉर पहले आ जा रहा है। अब डी के बाद क्या आएगा, एम, एम फॉर मल्टीप्लीकेशन, मल्टीप्लीकेशन यहाँ पे है, मल्टीप्लीकेशन सॉल्व किया तो कितना मिला 81, मल्टीप्लीकेशन हम सॉल्व कर रहे हैं तो मुझे क्या मिल रहा है वैल्यू 81। अब आ जाइए, तो उसके बाद क्या है -70 और +81, ये है मल्टीप्लीकेशन हो गया। अब उसके बाद नेक्स्ट क्या है, एडिशन, एडिशन तो 81 यहाँ पे और +81 यहाँ पे, मिला के कितना हो जाएगा 162, 81 और 81 162 -70, इन दोनों को हमने ऐड कर लिया। ठीक है, ओके, और फिर -70। अब एक लास्ट में हमारा सब्ट्रैक्शन बचता है तो इसमें से घटा दीजिए, कितना आ जाएगा 70 और 92। ठीक है, क्या कितना आ जाएगा 92, आंसर है कहीं पे, हाँ सी ऑप्शन हमारा आंसर है 92। ठीक है, यही आपका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये है, A/B दिया हुआ है कितना 2/3, फिर दिया है B/C = 4/5, 4:5। अब क्या पूछ रहा है, C/A पूछ रहा है। ठीक है, यानी देखिए क्वेश्चन में क्या क्या गिवन है, क्वेश्चन में गिवन है A/B = क्या 2:3, फिर क्या दिया है B/C = दिया है 4:5, ये गिवन है। अब हमें बताना है क्या C और A का रेशियो, तो क्या C और A का रेशियो 5 संबंध 2 होगा, 5:2 होगा, नहीं होगा, क्योंकि ये तब तक हम नहीं कर सकते जब तक इन रेशियो को हम एक प्रॉपर प्रोपोर्शन में ना रखें। तो देखिए इसको तरीका क्या होता है, ऐसे क्वेश्चन को जल्दी करने का तरीका क्या होता है, ABC 3 टर्म्स है, ऊपर लिख दो ABC, फटाफट करने का तरीका बता रहा हूं, शॉर्टकट कितना जल्दी कर सकते हो, ABC लिख दो। सबसे पहले क्या दिया है A और B, तो 2 और 3 लिखा। ठीक है, सबसे पहले A और B दिया था 2 और 3 लिखा, उसके बाद B और C दिया था तो 4 और 5 लिखा। ठीक है, ये लिख दिया। अब देखो जिधर जगह खाली है उसके पहले जो वैल्यू है ना वही छाप दो, यहाँ 3 है तो 3 के बाद इधर 3 छाप दो, खाली है पूरा 3 छाप दो, और खाली होता तो सब जगह 3 लिख देते। यहाँ 4 खाली है, इसके पहले वैल्यू खाली है तो यहाँ पे 4 लिख दो, सीधी बात। जो वैल्यू के लेफ्ट में खाली पोजीशन है उस वैल्यू को सारा लेफ्ट में भर दो, और जिस वैल्यू के राइट में पोजीशंस खाली हैं उनके राइट में वो सारी वैल्यू भर दो। अब इनका कर दो मल्टीप्लीकेशन, इनका कर दो क्या मल्टीप्लीकेशन, तो 2 चौके कितना हो जाएगा 8, 3 चौके कितना हो जाएगा 12, 5 कितना हो जाएगा 15। यही होगा हमारा रेशियो किसका, A
बी और सी का। तो इसमें किसका किसका मुझे बताना है, सी और ए का बताना है ना। तो सी का 15, ए का 8, मतलब 15:8, 15:8 विल बी योर राइट आंसर, C:A, ए ऑप्शन। ठीक है, आई होप आपको ये बात समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने ये है, इफ द विड्थ ऑफ द ट्रायंगल इज रेक्टेंगल, सॉरी ट्रायंगल नहीं रेक्टेंगल, इफ द विड्थ ऑफ अ रेक्टेंगल इज 2 मीटर लेस देन its length and its perimeter is 32 मीटर, then the area of the rectangle is। किसी आयत की चौड़ाई इसकी लंबाई से यहाँ पे थोड़ी सी मिस हो गया है, थोड़ा सा 2 मीटर कम है। यहाँ पे 2 लिख लीजिएगा आप, ठीक है, 2 मीटर कम है। ओके, यदि किसी आयत की चौड़ाई इसकी लंबाई से 2 मीटर कम है तथा परिमाप कितना है, 32 मीटर है, तो आयत का क्षेत्रफल बताइए। ठीक है, आयत का क्षेत्रफल हमें बताना है। तो सीधी सीधी बात देखिए, जो जो कंडीशन दी है उसको फॉलो कर लो। विड्थ दिया है कि 2 मीटर कम है, मतलब जो बी होता है आपका, बी ये कितना है, एल लंबाई से कितना कम है, 2 मीटर कम है। बी जो है आपका आयत की चौड़ाई विड्थ, वो आपकी लंबाई से 2 मीटर कम है। क्या कह रहा है, परिमाप 32 मीटर। आयत का परिमाप क्या होता है, आयत की परिमाप का डेफिनेशन होता है 2l + b। आयत का परिमाप क्या होता है, 2l + b। ये कितना दिया हुआ है, 32 दिया हुआ है, 2 से काट दिया, इधर कितना आ जाएगा, 16। b का मान क्या है, l - 2, तो यहां पर रख देंगे, तो ये l यहां पे उतर गया वैसे ही, प्लस इस b का मान हमने रख दिया क्या, l - 2 = ये कितना हो जाएगा, 16। ये दोनों मिला के कितना हो जाएगा, 2l, और इस 2 जो माइनस है इसको इधर लेके आएंगे तो प्लस हो जाएगा कितना, 18। 2 से काट दिया, कितना आ जाएगा, 9। l का मान आ गया हमारा कितना, 9। l का मान आ गया 9, तो b का मान कितना आ जाएगा, b का मान कितना आ जाएगा, 9 - 2, l - 2 है ना, तो 9 - 2 कितना हो जाएगा, 7। l का भी मान आ गया, b का भी मान आ गया। क्या पूछा है, आयत का क्षेत्रफल बताइए, एरिया ऑफ रेक्टेंगल बताना है। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, l × b। एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, l × b, लेंथ × ब्रेड्थ, लंबाई × चौड़ाई। लंबाई कितनी है, 9, चौड़ाई कितनी है, 7, गुणा किया कितना आ गया, 63। ठीक है, 63 कहीं दिया हुआ है, हाँ, डी ऑप्शन हमारा सही ऑप्शन होगा, 63 स्क्वायर मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, द प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स इज 20,535, इफ देयर एचसीएफ इज 37, देन फाइंड द एलसीएम। यहाँ पे एक बहुत ही अच्छी ट्रिक लगती है, सिंपल सा, आप पढ़े होगे, नहीं पढ़े होगे तो मैं आपको बता रहा हूँ। सिंपल सी ट्रिक क्या लगती है, 2 संख्याएं अगर हो तो उन 2 संख्याओं का गुणनफल, 2 संख्याओं का गुणनफल n1 × n2, मैं पहली संख्या n1 बोलता हूं, दूसरी संख्या n2 बोलता हूं, किन्हीं 2 संख्याओं का गुणनफल हमेशा उनके HCF और उनके LCM, इनके गुणनफल के बराबर होता है। H फॉर HCF, H फॉर क्या, HCF, और L फॉर क्या, LCM। ठीक है, ये चीज ध्यान रखिएगा। 2 संख्याओं का गुणनफल जो होता है हमेशा उन्हीं दोनों संख्याओं के HCF यानी कि महत्तम समापवर्तक और उन्हीं के LCM यानी कि लघुत्तम समापवर्तक के गुणनफल के बराबर होता है। ये फॉर्मूला होता है, यही फॉर्मूला यहां लगेगा। देखिए, प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स 20,535, 2 संख्याओं का गुणनफल 20,535 दिया हुआ है, मतलब n1 × n2 का ही मान कितना दे दिया है, 20,535। 2 संख्याओं का पूरा गुणनफल ही करके दे दिया 20,535, बराबर क्या दिया है, उन संख्याओं, यदि उनका मौसा 37 है, मतलब HCF कितना दिया है, 37, तो H की जगह पर 37 रख दीजिए। पूछ रहे क्या, उनका लॉसा ज्ञात कीजिए, मतलब यहाँ पे L का रख देना है और मान निकाल देना है। सिंपल सा सवाल है। तो L का मान कितना हो जाएगा, L का मान कितना होगा, 20,535 बटे कितना, 37। 37 एक प्राइम नंबर है, तो जरा भाग देके देखिए, कहीं से कट पिट रहा है, 37 से आप काटोगे इसको तो कितनी बार में होगा, 6 7 42, 6 3 18, 180, और 180 में नहीं, 6 बार में तो नहीं होगा, 5 बार में करना पड़ेगा। 5 7 35, 5 3 15, यानी कि 185। तो इसको हम अगर काटेंगे तो ये पहले 5 बार में कटेगा तो आएगा 185। 185 में से 205 में से घटाओगे 20 बचेगा, 20 के बाद से 203 हो जाएगा। 203 होगा तो फिर से 5 बार में काटोगे 185। अब 20 की जगह पे कितना बचेगा, 203 से आपका बचेगा 18। ठीक है, 18, और 18 के बाद से फिर आ जाएगा 185, तो 37 बचे कितना, 185। ठीक है, तो यानी वैल्यू कितनी आ गई, 555। L जो LCM है वो कितना आ गया हमारा, 555। ओके, सिंपल सी बात, 555 हमारा ये आंसर है, बी ऑप्शन हमारा सही आंसर है। ठीक है, आ जाओ, नेक्स्ट हमारा सवाल ये रहा आपके सामने, यदि x बराबर a sin थीटा प्लस b cos थीटा एंड y बराबर a cos थीटा माइनस b sin थीटा, देन x² प्लस y² इज इक्वल टू व्हाट। तो सिंपल सी बात पूछा है, x² क्या है प्लस y² क्या है। x का मान दिया हुआ है, y का मान दिया हुआ है, सिंपल हमें दोनों का स्क्वायर करके जोड़ देना है। तो बताइए x का स्क्वायर क्या होगा, x का अगर मैं स्क्वायर निकालूं तो क्या होगा, a sin थीटा प्लस b cos थीटा
बी कॉस थीटा का क्या होगा, होल स्क्वायर। तो होल स्क्वायर करेंगे तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर क्या होता है, एक्स स्क्वायर, यानी कि ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस क्या आएगा, 2ab होता है 2xy होता है, तो 2a साइन थीटा b कॉस थीटा, मतलब कि कुल मिला के क्या हो जाएगा 2ab साइन थीटा और साथ में कॉस थीटा, ये होगा। ये वैल्यू हो गई क्या, एक्स स्क्वायर की, ठीक है, एक्स स्क्वायर की ये वैल्यू हो गई। अब वाई स्क्वायर की निकालो, वाई स्क्वायर की निकालोगे तो क्या होगा, a कॉस थीटा माइनस बी साइन थीटा, ए कॉस थीटा माइनस बी साइन थीटा, इसका हमें होल स्क्वायर निकालना है। तो सिंपल सी काम क्या आएगा, इसका पहले का स्क्वायर करो, ये क्या होगा आपका x माइनस वाई का होल स्क्वायर होगा, तो करोगे तो क्या आएगा ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा माइनस क्या होगा, सॉरी प्लस होगा कितना, बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, और फिर नेक्स्ट क्या आएगा माइनस 2ab कॉस थीटा और साइन थीटा, यही होगा ना, ये चीज हो गया इतना। तो ये हमने एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर निकाल लिया। अब दोनों को क्या करना है, जोड़ देना है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर तभी तो आएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर लाना है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, तो दोनों को जोड़ देना है। तो हम इसको जोड़ेंगे जब, तो यहाँ पे देखो ये प्लस प्लस जुड़ेगा, ये प्लस प्लस जुड़ेगा, यहाँ पे ये 2ab साइन थीटा कॉस थीटा और ये माइनस 2ab साइन थीटा कॉस थीटा, ये दोनों कट जाएगा क्योंकि दोनों सेम वैल्यू है, सेम वैल्यू है, प्लस और माइनस है तो वो कट जाएगा। और जैसे ही कटेगा तो हमें नीचे क्या मिलेगा, 2a मिलेगा 2a स्क्वायर, सॉरी 2 नहीं मिलेगा, सॉरी 2 नहीं मिलेगा, इसको हटाइए 2 को, यहाँ पे मिलेगा a स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस a स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। मैं इन दोनों में से a कॉमन ले लेता हूं, इन दोनों को जो मैं जोड़ूंगा तो आएगा a स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस a स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। तो a स्क्वायर मैंने कॉमन ले लिया तो क्या बचेगा, यहाँ पे क्या बचेगा, a स्क्वायर मैंने कॉमन ले लिया तो क्या बचेगा, साइन स्क्वायर थीटा और प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, ये बचेगा। और प्लस अब b वाला ले लेते हैं, इन दोनों में से b स्क्वायर मैं कॉमन ले लेता हूं तो आएगा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। b स्क्वायर जैसे ही मैंने कॉमन लिया तो क्या आएगा, कॉस स्क्वायर थीटा और प्लस साइन स्क्वायर थीटा, यही होगा। अब देखो एक ट्रिग्नोमेट्री में एक आइडेंटिटी होती है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू हमेशा 1 होता है, चाहे थीटा का मान कुछ भी हो। तो ये 1 हो गया, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा ये भी 1 हो गया। तो जब ये 1 हो गया, वो 1 हो गया, तो सिंपल सा वैल्यू क्या होगा, ये a स्क्वायर इंटू 1 क्या होगा, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इंटू 1 क्या होगा, b स्क्वायर, यही आपका क्या है फाइनल आंसर। ओके, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर किसी ऑप्शन में दिया है, ए ऑप्शन, देखिए ए ऑप्शन आपका सही ऑप्शन है, ठीक है, ए ऑप्शन इज योर राइट ऑप्शन। ओके, आई थिंक आपको ये बात समझ में आ गई, सिंपल ट्रिग्नोमेट्री थी, ट्रिग्नोमेट्री की आइडेंटिटी लगाई, क्वेश्चन सॉल्व हो गया। ओके, नेक्स्ट क्या है, इफ 2 कॉइन्स आर टॉस्ड साइमल्टेनियसली, यदि दो सिक्कों को एक साथ उछाला जाए, यदि दो सिक्कों को एक साथ उछाला जाता है तो हमें बताना क्या है कि एटलीस्ट 1 हेड, कम से कम एक हेड आने का। भाई सिक्के में क्या होता है, एक हेड होता है, एक टेल होता है। अब सिक्के उछालना है तो या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा, लेकिन यहाँ पे कितने सिक्के उछाल रहे हैं, 2 सिक्के एक साथ उछाल रहे हैं, ठीक है, 2 सिक्के एक साथ उछाल रहे हैं और हमें ज्ञात करना है कि कम से कम एक हेड आना ही चाहिए, कम से कम एक हेड, ठीक है, कम से कम एक हेड आना ही चाहिए। तो देखिए 2 चीजें आती हैं क्या, एक एसपी होता है सैंपल पॉइंट और एक होता है एसएस यानी कि सैंपल स्पेस। ओके, एसपी मतलब होता है सैंपल पॉइंट, एसएस का मतलब होता है सैंपल स्पेस। सैंपल स्पेस क्या होता है, जितने चांसेस बन सकते हैं, ठीक है, 2 सिक्कों को उछालने पे जो जो कंडीशन आ सकती है वो सारा हो जाएगा सैंपल स्पेस। 2 सिक्कों को उछालोगे तो जो भी चीजें आ सकती है ना वो सारा हो जाएगा क्या, सैंपल स्पेस। तो एक बात बताइए, 2 सिक्कों को अगर उछालेंगे तो क्या आ सकता है, या तो दोनों पे हेड आ जाए, या तो दोनों पे हेड आ जाए, या तो एक पे पहले वाले पे हेड आए दूसरे वाले पे टेल आए, या फिर क्या हो सकता है पहले वाले पे हेड आए दूसरे पे टेल आए, या फिर क्या हो सकता है पहले पे टेल आए दूसरे पे हेड आए, या फिर क्या हो सकता है दोनों पे टेल आ जाए, ठीक है। इसके अलावा कुछ होगा क्या, इसके अलावा कुछ नहीं होगा। मतलब ये 4 हो गए क्या, सैंपल स्पेस। अब एक बात बताइए, सैंपल स्पेस में नंबर ऑफ पॉइंट्स कितने हैं, नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं, 4, ठीक है, कितने टर्म्स है, 4 टर्म्स। सैंपल स्पेस में कितने टर्म्स हैं, 4 टर्म्स। अब सैंपल पॉइंट क्या होता है, जो चीज हमें रिक्वायर्ड होती है, जो चीज हमें रिक्वायर्ड होती है, जिस चीज की हमें जरूरत होती है उसको सैंपल पॉइंट बोलते हैं। तो अब सैंपल पॉइंट में देखिए हमें जरूरत क्या है कि कम से कम एक हेड आना चाहिए। यदि 2 सिक्कों को एक साथ उछाला जाता है तो कम से कम एक हेड आने की प्रायिकता बताओ। तो कम से कम एक हेड आने की, तो बताइए किसमें एक हेड आपको दिख रहा है, इसमें एक हेड कम से कम आया है,
भाई ये तो नहीं कहा है ना कि दोनों हेड, बोला है कम से कम एक हेड, तो कम से कम एक हेड तो इसमें भी है। तो एक ये हो गया, मतलब सैंपल पॉइंट में आपका HH वाला आ जाएगा, फिर क्या आ जाएगा, एक हेड इसमें भी है HT आ जाएगा, और दूसरा टेल और हेड वाला ये भी आ जाएगा। मतलब यही केवल कंडीशन है, ये टेल वाला नहीं होगा क्योंकि इसमें एक भी हेड नहीं है। तो ये बताइए इसमें कितने टोटल टर्म्स है, 3 टर्म्स है ना। अब जो प्रायिकता होती है, प्रोबेबिलिटी, ठीक है, प्रोबेबिलिटी जो होती है वो होता है सैंपल पॉइंट अपॉन सैंपल स्पेस के अवयव यानी कि टर्म्स। सैंपल पॉइंट कितना है 3, सैंपल स्पेस कितना है 4, यही आपका क्या है, यही आपका क्या है आंसर। ठीक है, सॉरी मार्कर गिर गया, कोई दिक्कत नहीं है। सैंपल पॉइंट और सैंपल स्पेस आपका कितना हो जाएगा 3/4, यही आपका क्या है आंसर है। 3/4 कहीं दिख रहा है ऑप्शन में, ये रहा सी ऑप्शन आपके सामने 3/4। ठीक है, तो ये है इसका सही आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं हम। इफ द रेशियो ऑफ कॉस्ट प्राइस एंड सेलिंग प्राइस ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज 5:6, ठीक है, देन फाइंड द प्रॉफिट। हमें प्रॉफिट बताना है कि कितना होगा, प्रॉफिट परसेंटेज में बताना है कि प्रतिशत कितना होगा लाभ। ओके, यदि किसी वस्तु के क्रय मूल्य तथा विक्रय मूल्य का अनुपात 5:6 है, क्रय मूल्य तथा विक्रय मूल्य का अनुपात कितना है 5:6 है, तो प्रतिशत लाभ बताइए। सीपी जो कि होता है क्रय मूल्य और एसपी कितना दे रखा है 5/6, 5/6। तो मैं सीपी मान लेता हूं कितना 5 यूनिट, सीपी मान लिया कितना 5 यूनिट, और एसपी कितना मान लिया 6 यूनिट। ठीक है, यूनिट माना है मैंने, ये नहीं कि 5 और 6 ही नहीं मान लिया मैंने, 5 और 6 यूनिट माना है। ठीक है, जैसे ये मान लिया तो एसपी सीपी आपको पता चल गया 5 यूनिट, एसपी पता चल गया 6 यूनिट। सीधा बताइए परसेंटेज प्रॉफिट क्या होता है, लाभ, प्रतिशत लाभ कह लीजिए या फिर प्रॉफिट कह लीजिए। ठीक है, कितना होता है, क्या होता है एसपी माइनस सीपी अपॉन सीपी इंटू क्या 100, यही होता है ना। तो बताइए एसपी कितना है भाई आपका 6 यूनिट, सीपी कितना है 5 यूनिट, 6 - 5 बटे सीपी फिर कितना है 5 यूनिट, 5 यहां लिखा गुणे 100 किया, कितना आ जाएगा 6 - 5 यानी 1/5 और गुणे 100, 5 से इसको काटेंगे तो कितना आ जाएगा 20, मतलब कितना हो जाएगा 20%। यही आपका क्या होगा आंसर, यानी 20% आपका प्रॉफिट होगा। 20% कहीं दिख रहा है, सी ऑप्शन विल बी योर राइट आंसर। ठीक है, आई होप आपको ये बात समझ में आ गई होगी। देखिए हम क्लासरूम में इससे और बेहतर तरीके बताते हैं ताकि क्वेश्चन आपके और जल्दी सॉल्व हो सके। इससे भी बेहतर मतलब ये जरूरी नहीं कि इससे मतलब एकदम एडवांस लेवल वाले, कहने का मतलब आपके नंबर ऑफ एक्सरसाइजेज ज्यादा होते हैं, क्वेश्चंस ज्यादा होते हैं, और वैरायटी ऑफ जब क्वेश्चन मिलते हैं ना तो हमें वैरायटी ऑफ तरीके भी पता चलते हैं क्वेश्चंस को सॉल्व करने के। ठीक है, तो आई होप आपसे फिर मुलाकात होगी हमारे क्लासरूम प्रोग्राम के अंदर, चाहे वो ऑनलाइन मोड में हो या ऑफलाइन मोड में हो। आपको जो भी जानकारी चाहिए, जो भी चीजें जाननी है, तो आप सेंचुरियन डिफेंस एकेडमी के हेल्पलाइन नंबर पर कॉल करके आप सारी जानकारी ले सकते हैं। आपकी बेस्ट काउंसलिंग की जाएगी, हर चीज की जानकारी प्रोवाइड की जाएगी। ठीक है, यदि आपको मेरे पढ़ाने का अंदाज अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर भी कर दीजिएगा, और उम्मीद करता हूं कि आपसे क्लासरूम में हम जल्दी ही मिलेंगे। ठीक है, तो चलिए तब तक के लिए बने रहिए, अपनी तैयारी जारी रखिए, सुरक्षित रहिए, सेफ रहिए। मिलते हैं फिर हम किसी नई वीडियो में नए कंटेंट के साथ। ओके, तब तक के लिए जय हिंद। अगर आपने सेंचुरियन डिफेंस एकेडमी के YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि लेटेस्ट नोटिफिकेशंस आपके पास सबसे पहले पहुंचे।